Hello friends, welcome to Global Hospital Trauma Center Patodi. I am Dr. Sunil Saini, trauma and neurosurgeon, expert in limb lengthening, deformity correction, pain management. Welcome to our AVN series, avascular necrosis of hip. जैसा कि अगर आप लोगों ने शुरू से नहीं देखा तो फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें ताकि आप उससे कनेक्ट कर सके। पहली वीडियो में हमने बताया कि क्या कारण होते हैं, किस वजह से हमें एवियन होता है, एवियन होता क्या है, कौन कौन सी हड्डियों को अफेक्ट करता है और क्या कारण होते हैं। इसमें ट्रोमेटिक एट्रोमेटिक कारणों को हमने जाना। अब जानते हैं कि इस एवियन बीमारी को हमें कैसे पता चलेगा, क्या लक्षण क्या होते हैं, क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। देखिए कई बार क्या है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स कई बार आते हैं हमारे पास जो 5, 6, 7, 8 साल से पीड़ित है और अब उनको जाके पता चलता है कि प्रॉब्लम एवियन है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन कोई स्पेसिफाइड प्रेजेंटेशन शुरू में होती नहीं है कि हम कहें कि स्पेसिफिकली यही होने वाला है। तो आमतौर पर पेशेंट को क्या होगा, कमर में दर्द हो सकता है, तो कमर में दर्द रहेगा, फिर उसको पेन अराउंड द हिप होता है। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होती है, जब भी पेशेंट को कमर में दर्द स्टार्ट हुआ, हिप में स्टार्ट हुआ, हम आमतौर पर एक्सरे करा के देख लेते हैं या फिर हम कमर का एमआरआई करा लेते हैं। एक्सरे कराते हैं, देखते हैं सब कुछ ठीक है, क्योंकि एक्सरे में शुरू में ही आता नहीं है। अब एक्सरे कराया या फिर हमने ज्यादातर केसेस के अंदर एमआरआई ऑफ स्पाइन, बैक का एमआरआई कराने जाता है और पेशेंट को हम उसमें किसी का भी एमआरआई कराओगे तो 90% लोगों के अंदर, कमर के एमआरआई की बात कर रहा हूं, तो वहां पे डिस्क की प्रोलैप्स दिखाई देते हैं कि थोड़ी बहुत डिस्क है। तो डॉक्टर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और दे कीप ऑन ट्रीटिंग इट एज ए केस ऑफ डिस्क प्रोलैप्स। तो ऐसे बहुत पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि इतने समय से तो मेरे को डिस्क की समस्या के लिए ट्रीट किया जा रहा था, अब जब मेरा पेन ठीक नहीं हुआ तो मैंने एमआरआई करके देखा तो मेरा ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 एवियन हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि सिम्टम्स ओवरलैप होते हैं, ये कोई फ्रैक्चर नहीं है जिसके अंदर बिल्कुल स्पेसिफाइड कह सके कि यही ऐसा है, यहाँ फ्रैक्चर है, हड्डी हिल रही है तो फ्रैक्चर हो गया। तो इसके सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं, इसलिए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हमेशा हम पेशेंट को क्लिनिकली पहले उसकी सारी हिस्ट्री को समझना जरूरी है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत करना प्रॉपर तरीके से जरूरी है, और जहां पे भी थोड़ा सा भी लगे सस्पेक्टेड तो हमें इमीडिएटली एमआरआई कराना चाहिए, क्योंकि अगर सही समय पे इसको डायग्नोस कर लिया गया, अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर लिया गया, तो बहुत ही बेहतरीन बिना सर्जरी के रिजल्ट्स मिलते हैं ऑलमोस्ट 99 to 100% अर्ली स्टेजेस के अंदर। तो आते हैं अपनी वीडियो के मेन कंटेंट पे। तो पेशेंट को कमर में दर्द हो सकता है, लोअर बैक एक पेन के साथ प्रेजेंट कर सकता है, पेन अराउंड द हिप, हिप के आसपास जो हमने रेड उसमें जोन में स्टार्ट किया, क्या आपको कूल्हे के आसपास दर्द स्टार्ट होगा, आगे की तरफ दर्द स्टार्ट होगा। इसके साथ जब धीरे 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 एवियन बढ़ता है तो आपकी हिप की मूवमेंट्स अफेक्टेड होने लग जाती है बहुत बार, क्योंकि हमारी आगे में फिमोरल नर्व होती है और फिमोरल नर्व वाला एरिया जो हमारा थाई का आप देखोगे तो थाई के एंटीरियर एस्पेक्ट में बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि मेरे घुटने के आगे दर्द शुरू हुआ और फिर वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आए। तो प्रेजेंटेशन बड़ी सी अलग होती है, वेग प्रेजेंटेशन कई बार होती है। तो कमर का दर्द पेशेंट को हो सकता है, हिप के अंदर पेन हो सकता है, ग्रोइन के अंदर पेन आ सकता है, पेशेंट को थाई के अंदर भी पेन आ सकता है। तो उस समय डॉक्टर को सस्पिशन होना चाहिए और क्लिनिकल एग्जामिनेशन थोड़ा सा भी डाउट लग रहा हो तो हमें एमआरआई की तरफ जाना चाहिए। और जब ये हिप की मूवमेंट्स को अफेक्ट करने लग जाता है तो हमारे दिनचर्या की एक्टिविटीज अफेक्टेड होने लग जाती है। जैसे हम आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते, हम क्रॉस लेग बैठने में दिक्कत आती है, हमें इंडियन टॉयलेट यूज करने के अंदर दिक्कत आने लग जाती है, कोई बाइक चला रहा है तो उसको पैर स्प्रेड करके बाइक पे बैठने में दिक्कत होने लग जाती है। तो ये सारी तमाम तरीके की एक्टिविटीज जो होती है कि डे टू डे एक्टिविटीज हमारी कम होने लग जाती है, दिक्कत करने लग जाती है, चलने में जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी वो कम होने लग जाती है। तो ये सारी की सारी मूवमेंट, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन, एडक्शन, ये सारी की सारी चीजें हमारी अफेक्टेड होने लग जाती है। ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। और अब सिम्टम्स के बाद आते हैं कि डायग्नोसिस कैसे होने वाला है, कैसे पता चलेगा। आपने डॉक्टर को दिखाया, अर्ली स्टेज के अंदर अगर हमें कोई भी सस्पिशन रहता है तो अगर हम एक्सरे करके देखते हैं, दो ही टेक्निक है जहां पे हम इसको समझ सकते हैं, वन इज एक्सरे, अनदर इज एमआरआई। दोस्तों एक्सरे के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि शुरुआती स्टेज को ये पकड़ ही नहीं पाता है, पकड़ ही नहीं पाता है। इसलिए हमें मान लो कोई पेशेंट कमर दर्द से आया और उसको साथ में हिप भी सस्पेक्टेड हुआ तो ऐसा लगेगा सब कुछ ठीक है। तो एक्सरे इन अर्लियर स्टेजेस इज यूजुअली नॉर्मल। एक्सरे जब तक एक्सरे के अंदर चेंजेस आने लगते हैं तब तक प्रॉब्लम आगे बढ़ चुकी होती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो डायग्नोसिस, एक्सरे नॉट यूजफुल इन अर्ली स्टेज। शुरुआती दौर में एक्सरे कभी भी यूजफुल नहीं होता, बिकॉज हमें पता ही नहीं चलता। जब एक्सरे यहाँ पे, दिस इज द फीमोरल हेड, दिस इज द एसेटेबुलम, अब यहाँ आप देखोगे जब पता चला है तब तक ऑलरेडी फ्रैक्चर हो चुका है। सो जहां पे भी सस्पेक्टेड रहे, एमआरआई इज द डायग्नोसिस ऑफ चॉइस। एमआरआई इज द चॉइस, सॉरी, एमआरआई इज द चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। जो हमारी चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस है वो हमेशा एमआरआई होती है, और एमआरआई के माध्यम से ही हम इसको तुरंत अर्ली स्टेज में, आप स्टेज 1 के अंदर भी उसको पकड़ सकते हो, क्योंकि स्टेजेस के हिसाब से इसका सारा का सारा
ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। सो एमआरआई के ऊपर हम इसको इमीडिएटली पकड़ सकते हैं, और एमआरआई के ऊपर हमारी अलग अलग प्रकार की ग्रेडिंग होती है। फिकेट ग्रेडिंग होती है, स्टेनबेक ग्रेडिंग होती है। तो 1 to 6 यूजुअली हम ग्रेड फिकेट वाली यूज करते हैं। इन ग्रेड में आपने जब भी अपनी एमआरआई की रिपोर्ट देखी, उसमें और ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 ऐसे, और आप परेशान होते हैं, तो आपको जान के खुशी होगी अप टू ग्रेड 4 जो हमारी ट्रीटमेंट टेक्निक है उसमें अप टू ग्रेड 4 हम बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के, बिना हिप को रिप्लेस किए हुए, हम कंप्लीट तरीके से हिप के इवेंट को, पेशेंट को बचा सकते हैं। और ग्रेड 1, ग्रेड 2 अप टू ग्रेड 3 तो बहुत ही बेहतरीन 95% सक्सेस रेट्स मिल जाते हैं। ग्रेड 1 और 2 के अंदर तो मोर देन 95% ग्रेड 3 में है। ग्रेड 4 में, बिकॉज आप समझ सकते हैं जब ग्रेड 4 में पेशेंट आता है थोड़ा कोलैप्स होने लग जाता है। सो इफ यू प्रिवेंट दैट कोलैप्स, उसको भी हम 80 to 85% सक्सेस रेट है। यानी कि अप टू ग्रेड 4 of avian can be very well managed without any surgical intervention. So friends, आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं और हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या है, जिससे हम लोग अप टू ग्रेड 4 इसको बिल्कुल अच्छे से बचा सकते हैं और आप अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल अपने सेल्फ नेचुरल हिप के ऊपर कैसे जी सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।